प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन, लेक्चर नंबर 58। जैसा कि हमने नोट किया है, प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन, लेक्चर नंबर 58। बेटा, हमने राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो की शिक्षा पद्धति आपको समझा दिया है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू की शिक्षा पद्धति भी आपको समझा दी है। आज हम राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू, इन दोनों की शिक्षा पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। बेटा, जब किसी का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, चाहे दो विचारक हो, चाहे दो सिद्धांत हों, तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें आती हैं, समानताएं, असमानताएं। तो प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, आज हम इस बात को समझेंगे। किसी न किसी रूप में स्नातक स्तर की परीक्षाओं में, स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति की समानता और असमानता पर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसी के साथ में भले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें भी किसी न किसी रूप में प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन पर प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। हमने भरसक प्रयास किया है कि इन दोनों ही विचारकों की शिक्षा पद्धति को हम बड़े व्यापक रूप से समझाएं, जिससे कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए बेटा, अब हम शुरू करते हैं प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति में समानताएं, प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति में असमानताएं। यस बेटा, सबसे पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। बेटा, मैं आज फिर कह रहा हूँ ये बात, जो विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी प्लेटो और अरस्तू के विचारों को अच्छे समझ जाता है, उसको किसी भी विचार के विचारों को समझने में दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया में वाद केवल दो ही हैं, प्लेटोवाद, अरस्तुवाद। जो कल्पना की बात करता है, जो आदर्श की बात करता है, वो प्लेटो का अनुयायी है। जो यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, तथ्यों की बात करता है, वो अरस्तू का अनुयायी है। इसका मतलब प्लेटो अरस्तू को समझ गए तो प्लेटो अरस्तू के बाद में जितने भी विचारक आज तक हैं, सबके विचारों को आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की है। क्या बेटा, प्लेटो और अरस्तू की जब बात की जाती है कि वे शिक्षा पद्धति में क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटो और अरस्तू ने, मतलब दोनों ने, प्लेटो और अरस्तू ने आदर्श राज्य के निर्माण की बात की है। प्लेटो भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, अरस्तू भी आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो आदर्श राज्य का निर्माण कैसे हो? बेटा, प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी आदर्श राज्य के निर्माण का साधन शिक्षा को बताया है। किसको बताया है? शिक्षा को बताया है। इसलिए हमें प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो पहले ये नोट करेंगे, दोनों ने, मतलब प्लेटो और अरस्तू ने आदर्श राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में अपनाया। ये कहा कि आदर्श राज्य का निर्माण शिक्षा रूपी साधन से ही किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों ने ही शिक्षा के ऊपर बल दिया और आदर्श राज्य के निर्माण के लिए शिक्षा का साधन के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, चलो
अब तुलनात्मक अध्ययन में दो बातें होंगी, समानताएं और असमानताएं। पहले हम समानता की बात करते हैं, तो आप नोट करेंगे प्लेटो और अरस्तु की, नोट करो, प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में समानताएं। मतलब प्लेटो की शिक्षा पद्धति और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि समान मात्रा में पाए जाते हैं, प्लेटो में भी और अरस्तु में भी। प्लेटो की शिक्षा पद्धति में भी और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में ये बातें पाई जाती हैं। यहाँ मैंने भरसक प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाए। मैं जितना हो सके, जितनी सामग्री, जितने तथ्य मैं इकट्ठे कर पाता हूँ, इकट्ठे कर कर उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलो बेटा, मैंने यहाँ 14 पॉइंट्स बनाए हैं। मतलब प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में मैं आपको 14 समानताएं बताऊँगा। 14 समानताएं। नंबर 1, बेटा आपको समझना है, ये बातें नोट करने के बाद में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आप नृत्य करने लग जाएंगे कि वाकई क्या मज़ा आ रहा है हमें पढ़ने में। इनसे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, भले आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हो, मतलब आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, राजनीति विज्ञान से जो भी डिग्री आप ले रहे हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बेटा मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। हाँ, आज मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। क्या? आज एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्या एक शिक्षक को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है? जवाब दें बेटा आप भी। यस, शिक्षक को भोजन तो चाहिए। अब भोजन चाहिए तो मुझे बताइए, मैंने अभी तक राजनीति विज्ञान के, मुझे नहीं कहनी चाहिए बात मेरे विद्यार्थियों को, लेकिन क्या किया जाए, आज मुझे भावुक होकर के बात कहनी पड़ रही है। भोजन चाहिए शिक्षक को भी। मैंने 1350 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। अभी तक कितने ही यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गए हैं, कितने ही विद्यार्थियों का फर्स्ट ग्रेड में चयन हो चुका है, कितनों का एक कॉलेज लेक्चरर में भी चयन हुआ है, कितने ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका एक सेकंड ग्रेड में भी चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मैंने ये देखा है कि कभी भी किसी के द्वारा एक गुरु दक्षिणा के रूप में भी इतना भी नहीं कि चलो सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम जब ये रोज़ 7-8 घंटे हमारे लिए देते हैं, क्योंकि मैं लगभग 5-6 घंटे एक टॉपिक को तैयार करता हूँ, अच्छे से अलग अलग लेखक की किताबें लेता हूँ, गौरव ग्रंथ भी लेता हूँ, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ूंगा, अरस्तु की पॉलिटिक्स पढ़ूंगा, उसके बाद में जो जो बातें मुझे अच्छी लगती है आपके सामने रख देता हूँ। अब जब मैं सारा दिन आपके लिए पढ़ाई में लगा देता हूँ और उसके बावजूद मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप मेरे हैं, और मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूँ, मेरे प्राणों से प्यारे विद्या, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा पाऊँ इसके लिए क्या भोजन नहीं चाहिए? भोजन चाहिए। तो बेटा आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, तो थोड़ा सा आप, ठीक है, मैं आपसे किसी भी रूप में, मेरा जो चैनल है, जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, इनका कोई शुल्क नहीं लूँगा और मैं फ्री में पढ़ाता रहूँगा। भले ही राजनीति विज्ञान में कितने ही लेक्चर अपलोड करने पड़े, मैं तो राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको समझाऊंगा। लेकिन आपका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि थैंक्स पर जाइएगा और जो भी आपको हेल्प करनी हो सर की हेल्प कीजिएगा। यस, समानता में पहली समानता आती है, दोनों ने शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की आत्मा को, या मनुष्य की आत्मा की शिक्षित होने की बात की है। मतलब प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों की शिक्षा पद्धति की जो पहली समानता ये है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य की आत्मा की शिक्षित करने की बात की है, कि मनुष्य की आत्मा को शिक्षित किया जाए। पहली समानता, दोनों मनुष्य की आत्मा को शिक्षित करना चाहते हैं, दोनों मनुष्य की आत्मा को शिक्षित करना चाहते हैं, पहली। दूसरी समानता की बात आती है, दोनों ने, प्लेटो और अरस्तु दोनों ने मतलब दोनों ने शिक्षा द्वारा नैतिक सद्गुणों के विकास पर जोर दिया है। अब देखिएगा बेटा,
प्लेटो और अरस्तू की शिक्षा पद्धति की दूसरी समानता यह है कि दोनों ने मतलब प्लेटो और अरस्तू ने शिक्षा द्वारा नैतिक सद्गुणों के विकास पर जोर दिया है। प्लेटो ने भी और अरस्तू ने कहा है कि भाई शिक्षा के द्वारा नैतिक सद्गुणों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे साहस, संयम, उदारता, न्यायप्रियता, ये गुण शिक्षा के द्वारा पैदा किए जाए। ये बात दोनों स्वीकार करते हैं। तीसरा है दोनों ने प्लेटो और अरस्तू दोनों ने उदारवादी शिक्षा का समर्थन किया है। मतलब प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी उदारवादी शिक्षा का समर्थन किया है। ये इसकी तीसरी समानता है। यस, ये अपने आप में ही स्पष्ट है। चौथा है दोनों ने राज के नियंत्रण की बात की है। मतलब प्लेटो ने भी अरस्तू ने भी ये कहा है कि शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यस। पांचवी समानता है दोनों ने शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। क्या? प्लेटो और अरस्तू दोनों ने शिक्षा योजना को संचालित करने में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। मतलब आयु के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित किया। दोनों ने, प्लेटो ने भी अरस्तू ने भी। ये आप प्लेटो की शिक्षा योजना और अरस्तू की शिक्षा योजना में देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। छठा है दोनों ने शिक्षा व्यवस्था का उपयोग राज्य की सुस्थिरता के लिए किया है। मतलब प्लेटो ने भी और अरस्तू ने भी शिक्षा व्यवस्था का उपयोग, एजुकेशन सिस्टम का उपयोग राज्य की सुस्थिरता के लिए किया है। मतलब प्लेटो और अरस्तू ने राज्य की सुस्थिरता के लिए शिक्षा व्यवस्था का उपयोग किया है, तो दोनों में समानता हो गया। सातवां है दोनों ने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का क्रम निश्चित किया है, निर्धारित किया है। लिखो, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का क्रम निर्धारित किया है। क्रम क्या? निश्चित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का क्रम निश्चित किया है। मतलब किस उम्र में कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, ये क्रम दोनों ने ही निश्चित किया है। आप जो है प्लेटो की शिक्षा योजना में देख सकते हैं, अरस्तू की शिक्षा योजना में भी देख सकते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना जीवन पर्यंत चलती है एक प्रकार से, जबकि अरस्तू की शिक्षा योजना 21 वर्ष पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये असमानता हो जाती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आठवां है दोनों ने विवेक की शिक्षा से पहले आदतों के निर्माण पर बल दिया। जरा ध्यान दें, प्लेटो और अरस्तू दोनों ने विवेक की शिक्षा से पहले, मतलब ज्ञान की शिक्षा से पहले, विवेक की शिक्षा से पहले, बुद्धि की शिक्षा से पहले आदतों के निर्माण पर, दोनों ने पहले आदतों के निर्माण पर बल दिया है, उसके बाद में विवेक की शिक्षा की बात की है। नौवीं समानता है दोनों ने शिक्षा के माध्यम से विवाह और संतति नियमन का प्रयास किया है। दोनों ने शिक्षा के माध्यम से विवाह और संतति नियमन का प्रयास किया है। मतलब प्लेटो ने भी, अरस्तू ने भी शिक्षा के माध्यम से विवाह और संतति नियमन का जो है प्रयास किया है। संतति नियमन का मतलब ये है कि शादी के बाद में भाई बच्चे पैदा होंगे, तो इसके नियमन की दोनों ने बात की है। 10वां दोनों ने, इसका मतलब है दोनों ने शिक्षा शांति का साधन है, शिक्षा शांति का साधन है, युद्ध की प्रेरणा नहीं। मतलब प्लेटो ने भी अरस्तू ने भी ये कहा है कि जो शिक्षा है वो शांति का साधन है, युद्ध की प्रेरणा नहीं है। शिक्षा शांति का साधन है, युद्ध की प्रेरणा नहीं है। ये बात दोनों स्वीकार करते हैं। 11वीं समानता है दोनों ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के अभाव के लिए एथेंस वासियों की भर्त्सना करते हैं। क्या? दोनों, मतलब प्लेटो और अरस्तू दोनों सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के अभाव के लिए एथेंस वासियों की भर्त्सना करते हैं। दोनों ने इसकी भर्त्सना की है, आलोचना की, बुराई की है। 11वां है दोनों ने स्पार्टा, ये एथेंस स्पार्टा क्या है बेटा? यस, ये यूनान के महत्वपूर्ण नगर राज्य हैं। यूनान में उस समय नगर राज्य, सिटी स्टेट था, तो राष्ट्र राज्य हैं। तो एथेंस और स्पार्टा यूनान के दो बड़े जो है नगर राज्य हैं। ठीक है, और प्लेटो और अरस्तू कहाँ के थे? एथेंस के थे। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हैं। क्या? दोनों, मतलब प्लेटो और अरस्तू दोनों
स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हैं, इसलिए शारीरिक गठन, व्यायाम आदि पर बल देते हैं। मतलब इसलिए प्लेटो और अरस्तु ने शारीरिक गठन और व्यायाम के ऊपर बल दिया है, क्योंकि दोनों के दोनों स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित है, तो ये समानताएं हैं। 13वीं समानता, दोनों ने संगीत को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। नोट करो, प्लेटो और अरस्तु दोनों ने संगीत को पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, संगीत को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। दोनों ने संगीत को अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। प्लेटो ने भी संगीत को अपनी शिक्षा योजना में स्थान दिया और अरस्तु ने भी संगीत को अपनी शिक्षा योजना में स्थान दिया है। तो आप प्लेटो की शिक्षा योजना, अरस्तु की शिक्षा योजना या प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत देख सकते हैं। मैंने अपलोड कर दिया लेक्चर, इसी प्लेलिस्ट में क्रम से, इसी सीरीज में देख सकते हैं। और अंतिम समानता है, नोट करो, अंतिम समानता है, दोनों ने शिक्षा के राजनीतिक महत्व, नोट करो, दोनों ने शिक्षा के राजनीतिक महत्व को स्वीकारा है। मतलब प्लेटो और अरस्तु ने दोनों ने शिक्षा के राजनीतिक महत्व को स्वीकारा है और ये कहा है कि भी नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, मतलब जो है राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये 14 समानताएं हैं जो कि प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में पाई जाती हैं। इन 14 बिंदुओं के आधार पर आप प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति की समानताओं को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। अब प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में समानताएं तो बहुत हैं, लेकिन बेटा अंतर भी है, असमानताएं भी है, जिनको हम 6 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। असमानताएं, नोट करो, प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति में असमानताएं, अंतर। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक है, अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। प्लेटो मूल्यों की बात करते हैं, अरस्तु तथ्य की बात करता है कि नहीं? प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। प्लेटो राजनीति दर्शन के जनक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक है। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात है। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों एक से एक बुद्धिमान है, इसलिए इन तीनों विचारकों को समझना बेहद जरूरी है। मैंने सुकरात भी समझा दिया, प्लेटो भी समझा दिया, अरस्तु भी ज़्यादातर समझा दिया है। समानता में, असमानता में, समानताएं 14 होगी। असमानता में पहली असमानता है प्लेटो की शिक्षा का अंत। अब ज़रा देखिएगा, प्लेटो की शिक्षा का अंत सद्गुण की प्राप्ति के रूप में होता है। मतलब प्लेटो अपनी शिक्षा की जब समाप्ति करता है तो सद्गुण की प्राप्ति के रूप में करता है, सद्गुण की प्राप्ति के रूप में करता है, जबकि अरस्तु की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता में होता है, विवेक बुद्धि की श्रेष्ठता में होता है। ये मतलब शिक्षा का जो समापन होता है, अंत होता है, वो प्लेटो की शिक्षा का जो अंत होता है वो सद्गुण की प्राप्ति में होता है, जबकि अरस्तु की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता में, विवेक की प्राप्ति में होता है। पहला अंतर। दूसरी ऐसा मानता है प्लेटो की शिक्षा जीवन पर्यंत। अब ज़रा देखिएगा, प्लेटो की जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत। यस, 35 वर्ष तक सैद्धांतिक ज्ञान की बात करता है प्लेटो और 15 वर्ष तक समाज में खुला छोड़ा जाता है। 35 + 15 50 वर्ष तक तो शिक्षा वैसे दी जाती है, उसके बाद में दार्शनिक राजा बनता है कहीं। और उसके बावजूद भी प्लेटो ने कहा है कि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए प्लेटो की शिक्षा जीवन पर्यंत है, आजीवन चलने वाली। प्लेटो ने स्वयं ने कहा कि भाई शिक्षा तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अरस्तु अपनी शिक्षा की समाप्ति 21 वर्ष पर कर देता है, इसलिए अरस्तु की जो शिक्षा है वो 21 वर्ष तक चलती है। अरस्तु ने तीन सप्तवर्षीय योजना बताई है, जन्म से 7 वर्ष, 7 से 14, 14 से 21, 21 वर्ष समाप्त हो जाए, 21 वर्ष की अवधि पर जो है शिक्षा समाप्त हो जाती है। ये दूसरा अंतर है, महत्वपूर्ण। तीसरा है प्लेटो साहित्य के अध्ययन पर जोर देता है, जबकि अरस्तु साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा करता है। मतलब प्लेटो ने साहित्य के अध्ययन पर जोर दिया है, जबकि अरस्तु साहित्य के अध्ययन की उपेक्षा करता है। चौथा ऐसा मानता है प्लेटो की शिक्षा योजना में राज्य नियंत्रण कठोर होता है। ज़रा समझिए, ये अंतर समझना है। जैसे यह हमने कहा कि राजकीय नियंत्रण, मतलब वास्तव में देखा जाए
तो ये जो दोनों की शिक्षा पद्धति है इसमें राजकीय नियंत्रण है। प्लेटो भी ये कहता है कि भाई शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, अरस्तु भी कहता है कि भाई शिक्षा के ऊपर राज का नियंत्रण होना चाहिए, राज के नियंत्रण होना, तो दोनों राज के नियंत्रण की बात करते हैं, समानता होगी। लेकिन राज के नियंत्रण में कठोरता उदारता का अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि प्लेटो की शिक्षा योजना में राज्य नियंत्रण कठोर होता है। मतलब प्लेटो ने कहा है कि भाई राज्य शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए, कठोर नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर राज्य का कठोर नियंत्रण होना चाहिए। परंतु अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण तो हो, लेकिन उतना कठोर नहीं हो जितना कठोर प्लेटो करते हैं। इसलिए अरस्तु शिक्षा के ऊपर राज्य के नियंत्रण में थोड़ा उदारता बरतते हैं। इसलिए आप लिखेंगे अरस्तु कम कठोर राज्य के नियंत्रण की बात करते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का नियंत्रण हो शिक्षा पर, लेकिन इतना कठोर नहीं, इतना सख्त नियंत्रण नहीं जितना कि प्लेटो ने कहा है। अरस्तु थोड़ा उदारता की बात करते हैं, बस ये अंतर है। 5वां है प्लेटो आत्मा को पहले से शिक्षित मानते। अब जरा देखिएगा, प्लेटो कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा पहले से शिक्षित है। मतलब प्लेटो कहते हैं कि आत्मा पहले से शिक्षित है, या प्लेटो आत्मा को पहले शिक्षित मानते हैं। अब उसको जो है उस आत्मा के पुनर्जागरण की बात करते हैं प्लेटो, तो भी इस आत्मा को दोबारा से जगा दो बस। मतलब आत्मा शिक्षित तो पहले से ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा जगाना है, आत्मा के पुनर्जागरण की बात करते हैं प्लेटो। मतलब प्लेटो कहते हैं कि आत्मा पहले से शिक्षित है, आत्मा पहले शिक्षित है प्लेटो कहते हैं, और ये कहते हैं बस आत्मा को जगाना है, आत्मा के पुनर्जागरण की बात करते हैं प्लेटो। लेकिन अरस्तु आत्मा को खाली स्लेट की तरह कोरी मानते हैं। क्या? लेकिन जो अरस्तु हैं वो आत्मा को प्लेटो की तरह पहले शिक्षित नहीं मानते हैं, जबकि अरस्तु आत्मा को एक खाली स्लेट की तरह कोरी मानते हैं। खाली स्लेट, जैसे आप देखें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब हम तो जब पढ़े थे उस समय स्लेट भी नहीं हुआ करती थी, तख्ती हुआ करती, तो उसके ऊपर मुल्तानी पोत दी जाती थी, फिर अनाराम इस तरीके से लिखा जाता था। उसके बाद में स्लेट तो आप देखी होगी, है ना। तो स्लेट जो होती है वो कोरी होती है, तो बच्चा क्या करता है उसके ऊपर ऐसे गोला गोला करता 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 फिर टीचर मम्मी उसके हाथ से लिखवाएंगे, नहीं बेटा 1 2 3 है ना, इस तरीके है, इस तरीके से बच्चे का हाथ पकड़ करके पेंसिल हाथ में एक से लिखाया जाता है। तो अरस्तु जो है, अरस्तु आत्मा को खाली स्लेट की तरह कोरी मानते, बिल्कुल कोरी मानते। ये कहते हैं कि इसके ऊपर हम जैसा लिखना चाहेंगे वैसा लिख दिया जाएगा। तो बच्चों को जिस रूप में, आत्मा को जिस रूप में शिक्षित करना चाहेंगे उस रूप में शिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा तो एक खाली स्लेट की तरह है। जबकि प्लेटो कहता है कि नहीं, ये आत्मा पहले शिक्षित है, बस इसको पुनर्जागृत करना है। ये अंतर है दोनों में। 6 है प्लेटो की तुलना में अरस्तु संगीत शिक्षा पर अधिक बल देता। अब जरा देखिएगा, अपनी शिक्षा योजना में संगीत को स्थान प्लेटो ने भी दिया है, अरस्तु ने भी दिया है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? प्लेटो की तुलना में अरस्तु संगीत शिक्षा पर अधिक बल देता है। मतलब संगीत के ऊपर बल तो प्लेटो भी देता है, लेकिन प्लेटो संगीत पर इतना बल नहीं देता है जितना अरस्तु देता है। अरस्तु अपनी शिक्षा योजना में संगीत पर अधिक बल देता है, जबकि प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में संगीत पर बल तो देता है, लेकिन अरस्तु से कम बल देता है। संगीत पर अरस्तु ज़्यादा बल देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 6 अंतर हो गया। अब आप 14 समानताएं होगी और 6 असमानताएं अंतर हो गए, 14 और 26। इन 20 बिंदुओं के आधार पर आप प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब लास्ट में हमने एक विद्वान है बारकर महोदय, जैसे बारकर हैं, सेबाइन हैं, ये बार बार आपके सामने नाम आते रहेंगे, क्योंकि इन विद्वानों ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के ऊपर अपनी किताबें लिखी हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का इतिहास, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, तो इत्यादि नामों से इन्होंने अपनी किताबें लिखी। तो उन किताबों में इन्होंने क्या कहा है? बारकर क्या कहते हैं? बारकर ने कहा है कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की तरह अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था न तो पूर्ण है। अब ज़रा देखिएगा, प्लेटो की यहाँ पर जो बारकर हैं वो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ ज़्यादा गुण देख रहे हैं, और ये सही भी है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित है, बड़ी क्रमबद्ध है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की तरह अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था न तो पूर्ण है, क्या? न तो पूर्ण ही है, न क्रमबद्ध ही, क्योंकि
प्लेटो की तरह उसने गणित और दर्शन की शिक्षा का उल्लेख नहीं किया है। मतलब प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित और दर्शन का भी उल्लेख किया है, परंतु अरस्तु ने इनका उल्लेख नहीं किया है। इसलिए प्लेटो की जो शिक्षा योजना है बड़ी व्यवस्थित है, बड़ी क्रमबद्ध है, लेकिन अरस्तु की शिक्षा योजना इतनी व्यवस्थित क्रमबद्ध नहीं है। और गणित और दर्शन को तो इन्होंने अपनी योजना में कहीं स्थान नहीं दिया, इसका कोई उल्लेख ही नहीं किया। तो ये कहा जा सकता है कि डेफिनेटली प्लेटो की शिक्षा योजना अरस्तु से कहीं व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। ये हो गया प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। आप इन सब बिंदु के आधार पर इन सब बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये जितना भी मैं यहाँ पर नोट करता हूँ और एक एक करके समझाता हूँ, तो आपको नोट केवल यही करना है जो मैंने यहाँ आपके सामने नोट कर रखा है। बाकी सारी बातें एक एक करके आप समझिएगा और आराम से समझें। अरे भाई, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को यदि आप अच्छे समझ जाते हैं तो बेटा पॉलिटिकल थ्योरी को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी देश के संविधान को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहूँगा कि किसी भी विद्यार्थी को यदि किसी भी देश के संविधान को अच्छे से समझाना हो तो शिक्षक का ये परम दायित्व है कि सबसे पहले उस देश के राजनीतिक विचारधारा को समझाना चाहिए, उस देश के राजनीतिक चिंतन को समझाना चाहिए। अगर उस देश के राजनीतिक चिंतन को समझ लिया जाए तो संविधान को समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे पहले आप राजनीतिक चिंतनों को समझिएगा। संविधान, राजनीतिक सिद्धांत ये तो स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आप व्यवस्थित रूप में समझें तो सही, क्रमबद्ध रूप में समझें तो सही, पूर्णता के साथ समझे तो सही। फिर देखें आप राजनीति विज्ञान में कितने निष्णात हो जाते हैं, आप राजनीति विज्ञान को कितने अच्छे समझेंगे। और जब आप आगे चल कर के टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे तो राजनीति विज्ञान को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्लास में जाएंगे झूमते हुए जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, कोई भय नहीं रहेगा आपको क्लास में जब जाएंगे। और जब आपको कुछ जानकारी नहीं है तो क्लास में जाएंगे तो भी डरते हुए जाएंगे। इसलिए आनंद से समझो। और मैं जो ये लेक्चर प्रतिदिन अपलोड करता हूँ, मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं राजनीति विज्ञान को मेरे विद्यार्थियों को अच्छे समझाना चाहता हूँ, बस मेरा ये लक्ष्य है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा संकेत कर दिया है कि टीचर को भी भोजन की आवश्यकता तो होती है। अगर भोजन ही नहीं लेंगे हम तो फिर अगले दिन आपको पढ़ाएंगे कि आप समझ गए होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।